टीपीए पढ़ाया जाएगा और मार्गेज या बंधक का चैप्टर शुरू करना है। ये आपका टीपीए का लंबा चैप्टर है थोड़ा, यानी कि आपका 2-3 लेक्चर लग जाता है कम से कम पढ़ाने में। देखिए, बैठिए हो। पहले मार्गेज के बारे में आपका यानी कि बंधक के बारे में सामान्य बातें जानी जाती हैं। जो ये मार्गेज का प्रावधान टीपीए में किया गया है, सबसे पहले तो ये अध्याय आपको याद रखना है, यानी कि किस चैप्टर में ये आपका प्रावधान किया गया है। तो ये जो अध्याय है आपका 4 है ना, अध्याय 4 में, यानी कि अध्याय 4 में आपका मार्गेज के बारे में प्रावधान किया गया है या बंधक के बारे में। तो सभी अध्याय पहले याद रखे 4 तक। अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें हैं। अध्याय 2 आपका 5 से आपका 53 ए तक हैं, सामान्य सिद्धांत हैं अंतरण के। अध्याय 3 में विक्रय हैं आपका ये 54 से लेकर 57 और 58 से लेकर 104 तक में मार्गेज है, यानी कि अध्याय 4 आपका सेक्शन याद रखिएगा 58 से लेकर 104 तक। अगला ये आया कि जो मार्गेज या बंधक होता है उसमें आपका ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाता है कि इंटरेस्ट का, यानी कि स्वामित्व का अंतरण होता है कि किसी हित का अंतरण होता है। तो इसमें स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि इसमें जो अंतरण किया जाएगा वह किसका होगा, इंटरेस्ट का, यानी कि हित का। तो पहले आपका जो समझना है वह इंटरेस्ट या हित को देखना है, उसके बाद भाई और बातें बताई जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बना यहाँ कि चूंकि बंधक या मार्गेज में आपका स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ लेकिन हित का ट्रांसफर होता है, तो ऐसी दशा में आपका माने हित आंशिक हित दिया जाता है कि पूर्ण हित, ये भी पूछा गया है। तो एक कॉन्सेप्ट फिर बनाइए, कई बार बताया गया है कि जहां आपका ओनरशिप का ट्रांसफर हो वहां एब्सोल्यूट इंटरेस्ट माना जाएगा, यानी कि पूर्ण हित का अंतरण। और जहां स्वामित्व का अंतरण न हो बल्कि अधिकार या हित का अंतरण हो वहां आंशिक हित का अंतरण माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका प्री में ही उठता है कि बंधक में आपका किस हित का अंतरण किया जाता है, पूर्ण की आंशिक। तो पूर्ण नहीं मारना है, किस हित का, आंशिक। आंशिक का मतलब यह। अगला क्वेश्चन, मार्गेज आपका किसका किया जाता है, आपका मार्गेज का जो संव्यवहार है वह किसका किया जा सकता है, कि मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल, यानी कि अचल संपत्ति की चल संपत्ति। तो मार्गेज केवल और केवल अचल संपत्ति का होगा, और अगर वह संव्यवहार चल संपत्ति से जुड़ा है तो उस संव्यवहार को मार्गेज न कह के प्लीज कहा जाएगा, गिरवी कहा जाएगा। यानी कि जो ये बंधक का चैप्टर हम पढ़ाएंगे ये बंधक केवल किस प्रॉपर्टी का होगा, अचल संपत्ति का होगा, चल का नहीं। अगला पॉइंट, तो आपका 158 से लेकर 104 तक में आपका मार्गेज का भी प्रावधान है, चार्ज या भार का भी प्रावधान है। तो पिछली बार आपका ये पूछा गया था कि भार या चार्ज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो वह सेक्शन 100 है, यानी कि 100। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, आपका जहाँ तक मार्गेज की बात है
पहले चूंकि मार्गेज में इंटरेस्ट का ही ट्रांसफर होता है, तो सबसे पहले हित देखना है, और हित क्या होता है तब मार्गेज शुरू करना है। और इसके बाद आपका मार्गेज और प्लीज यानी कि बंधक और गिरवी में थोड़ा अंतर जानना है, और तब आपका मार्गेज की शुरुआत करनी है। देखिए, पहले तो इंटरेस्ट समझिए क्या होता है। हित हित जहाँ तक हित शब्द की बात है, जो ये हित लिखा गया है बेरेक में अभी बताया जाएगा, या इंटरेस्ट जो लिखा गया है, हित का मतलब होता है डिमांड यानी कि मांग, या हित का मतलब होता है इच्छा, या हित का मतलब होता है अपेक्षा भी होता है, आशा करना। यानी कि अगर कोई पूछे कि इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा जो डिमांड किसी व्यक्ति की होती है, या डिजायर होती है, या व्यक्ति आपका आशा या अपेक्षा करता है, तो उसी को हित कहते हैं। और अगर कई हित मिल जाते हैं एक साथ, तो वह राइट का निर्माण करते हैं, यानी कि अधिकार का निर्माण करते हैं। और जब किसी संपत्ति में सभी अधिकार समाहित हो जाते हैं एक व्यक्ति में, तो ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का ओनर हो गया है, स्वामी हो गया है। यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, ये जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है। हित का मतलब कि मांग या इच्छा या आशा। ये जो मांग, इच्छा, आशा है, ये कई मांगे, कई इच्छाएं एक साथ आ जाएंगी, तो एक एक राइट बनता है। और सभी राइट जब एक जगह समाहित हो जाएंगे, तो वह स्वामित्व या ओनरशिप बनता है। तो इसी पर आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी जे में क्वेश्चन बनता है कि आपका समुच्चय वाली परिभाषा और बाल्टी से भरा पानी का उदाहरण हाफेल्ड ने दिया है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हाफेल्ड ये कहते हैं कि ये बाल्टी का पानी भरा हुआ है, तो ये जो पूरी बाल्टी भरी है, ये स्वामित्व है। और इसमें एक एक बूंद डाला गया है। एक एक बूंद का मतलब कि एक एक अधिकार या एक क्या डाले गए हैं, हित। और उस स्वामित्व में से आप एक एक अधिकार या हित को अलग कर सकते हैं, यानी कि एक एक बूंद निकालेंगे, तो वह जो अधिकार है, एक एक अधिकार स्वामित्व में से क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे कब्जे का अधिकार, उपभोग का अधिकार, बयान का अधिकार, बेचने का अधिकार, आपका जाने का अधिकार, रहने का अधिकार। ये जो अधिकार हैं, ये सब किसमें समाहित हैं, स्वामित्व में। अर्थात स्वामित्व क्या है, भाई वाइब्रेट कर लीजिए मोबाइल। स्वामित्व क्या है, तो हाफेल्ड कहते हैं कि विभिन्न अधिकारों का समुच्चय है। यानी कि जब सभी अधिकार एक जगह एकत्र हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओनर, यानी कि स्वामित्व। और उस स्वामित्व में से एक एक हित या एक एक अधिकार आप निकाल सकते हैं। उसी में जो मार्गेज होगा, उसमें एक हित निकाल कर आपका एक व्यक्ति दूसरे को क्या कर देगा, ट्रांसफर। तो स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, स्वामित्व से कम अधिकार का ट्रांसफर होगा, वह हित का ट्रांसफर होगा। अब किस हित का ट्रांसफर होगा, ये तो अलग बताया जाएगा। अभी आपका अगला देखिए भाई, आपका आगे इसमें बढ़ा जाए। अब आपका एक मार्गेज का संव्यवहार देखना है, और एक आपका गिरवी का देखना है। एक आपका चल मकान बना लिया जाए, एक मकान के बारे में संव्यवहार देखा जाए, और एक अंगूठी के बारे में। अब देखिए, अब संपत्ति पर गौर करना है दूसरी बात में। अगर वह संव्यवहार सेम हो और संपत्ति आपका इमूवेबल हो, यानी कि अचल संपत्ति हो या अस्थावर संपत्ति हो,
तो हम उस संव्यवहार को मार्गेज कहेंगे और वह टीपीए के अध्याय 4 से कवर होगा। अब एक उदाहरण बनाइए। मान लीजिए ए का यह मकान है, ए का यह मकान है और ऐसी दशा में बी एक व्यक्ति है। ए बी से 5 लाख रुपया की डिमांड करता है, तो बी कहता है कि कुछ गारंटी के तौर पे, सियोरिटी के तौर पे, प्रत्याभूत के तौर पे आप कुछ सामान रखिए, तब हम 5 लाख रुपया देंगे ताकि हमारा 5 लाख रुपया सिक्योर रहे, यानी कि आपका डूबे न। सिक्योर है मतलब क्या? डूबे न। तो ये क्या करता है कि इस अपने मकान में के हित का, यानी कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर बी को करता है और बी को करके 5 लाख रुपया लेता है और प्लस इस पर जो ब्याज हो अपना, यानी कि 5 लाख रुपया उधार लेता है। अगर संव्यवहार ऐसा है तो इसी संव्यवहार को एक लाइन में हम मार्गेज कहेंगे। अब नामों से परिचित हो जाइए ताकि आगे बताते समय नाम में डिस्टर्ब न हो। जो व्यक्ति इंटरेस्ट का ट्रांसफर करता है, जो व्यक्ति हित का ट्रांसफर करता है, उसे मार्गेजर या बंधक कर्ता कहा जाता है। तो इस उदाहरण में ए क्या कहलाएगा? बंधक कर्ता। याद रखिए, जिसके फेवर में इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया जाता है वह मार्गेजी यानी कि बंधकदार कहलाता है। तो इस उदाहरण में किसके फेवर में मकान में के हित का ट्रांसफर किया गया है? बी के। तो बी क्या हो जाएगा? मार्गेजी। अब आइए, ये जो 5 लाख रुपया है और इस पर जो ब्याज होगा वह मार्गेज मनी होगी, बंधक धन होगा। इसको क्या कहेंगे? बंधक धन। और ये जो संव्यवहार है ये किसी दस्तावेज पर लिखा जाएगा, किसी कागज पर लिखा जाएगा, और जिस कागज पर ये आपका ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा उस कागज को एक नाम दे देंगे, आपका मार्गेज डीड या बंधक विलेख। इतनी बातें परिभाषित की गई हैं 58 में, यानी कि जब हम सेक्शन शुरू करेंगे अभी आपका 58 में, तो इतनी बातें परिभाषित हैं। यानी कि आपका अब समस्या यहाँ ये आती है कि सेक्शन 58 में क्या परिभाषित नहीं है। नहीं वाला देखिए, एक चीज परिभाषित नहीं है, भले आप गौर न किए हों। ये जो बंधक संपत्ति है इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि सेक्शन 58 में क्या डिफाइन नहीं है? तो आपका जवाब रहेगा मार्गेज प्रॉपर्टी या बंधक संपत्ति। आपका याद रखिएगा, बंधक संपत्ति परिभाषित नहीं है। अब अगर यही संव्यवहार सेम रहे, पहले इसको आगे भाई और बता दिया जाए तब आपका देखिए। अब ए का अधिकार क्या है, बी का अधिकार क्या है। अब हल्का हल्का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे बढ़ना है। ए को राइट ये है कि वह बी का पैसा ब्याज सहित वापस करे और अपना प्रॉपर्टी वापस ले ले, या जो हित वह ट्रांसफर किया था उस हित को रद्द करा दे। क्या इसका मतलब कि ए अपना प्रॉपर्टी या मकान बी से क्या ले ले? वापस। यानी कि चूंकि ए बी को अपना मकान बेचा नहीं था, दान में नहीं दिया था, विनिमय नहीं किया था, बल्कि मकान में से संबंधित कुछ अधिकारों को बी को ट्रांसफर किया था, तो जब ए ये 5 लाख रुपया ब्याज सहित बी को अदा कर देता है तो ए को हक है कि यह अपने मकान में जो अधिकार बी को दिया था उस अधिकार को वापस ले ले, उस अधिकार को बी से वापस ले ले।
तो ए पैसा दे और पैसा देकर अपना अधिकार वापस ले ले। इस ए के इस राइट को एक नाम देते हैं और वह नाम है राइट टू रिडीम, यानी कि मोचन का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन आपका आया कि मोचन का अधिकार किसका अधिकार होता है, ये भी यूपीजे में पूछा गया है। तो मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है कि बंधकदार का कि दोनों का। तो किसको मोचन का अधिकार होगा, बंधककर्ता। अब सेक्शन वाइज भी कवर करते रहना है। ये जो मोचन का अधिकार है ये किस सेक्शन से गवर्न होगा, ये कहाँ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा ये जो मोचन का अधिकार है, सेक्शन याद रखिए, सेक्शन भी पूछा जाता है, कौन सा सेक्शन है, 60। अब मोचन का अधिकार मतलब आपका बताया गया। अब मोचन कराने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या तरीके नहीं हैं, ये मामला सिविल सूट में जाएगा। तो जब सिविल सूट दायर होगा तो इसके लिए सीपीसी में स्पेशल प्रावधान किया गया है। तो तुरंत आपका सीपीसी का वह आदेश भी हल्का सा देखना है जहाँ की मार्गेज के बारे में, यानी कि बंधक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सीपीसी का कौन आदेश है, 34 है। एक बार रुक के देख लेते हैं भाई, हल्का सा। 34 ही है भाई, देखिए आपका, यानी कि जब भी आप पढ़ेंगे मार्गेज तो एक सीपीसी का हल्का सा ऐसा आदेश याद रखिएगा, आपका 34। अब आइए आगे बढ़ा जाए, आपका ए पर ही अभी रहा जाए थोड़ा, ए के ही अधिकार पर फिर बी पर आया जाएगा, फिर अन्य बातें, सामान्य बातें, क्योंकि सामान्य बातों में समय लगता है। इसके बाद अभी हमें गिरवी भी बतानी है, तब मार्गेज शुरू किया जाएगा। मैंने पूरी तरह कंसेप्ट भाई क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ा जाएगा। अब ए का जो ये अधिकार दिया गया है धारा 60 में, राइट टू रिडीम, यानी कि मोचन का अधिकार, अपनी संपत्ति वापस पाने का अधिकार या बंधक से छुड़वाने का अधिकार जो दिया गया है, इस अधिकार पर लगाए गए सभी क्लाग, क्लाग मतलब प्रतिबंध वायड होंगे। यानी कि अगर ए के इस अधिकार पर बी कोई रोक लगाता है तो सामान्य नियम यह है कि बी द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध शून्य होंगे, सभी क्लाग शून्य होंगे, सभी आपकी शर्तें शून्य होगा। अर्थात ए को राइट रहेगा कि वह अपनी संपत्ति छुड़वा ले। अगला क्वेश्चन आया, अब चूंकि ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल नहीं किया है, दान भी नहीं किया, आपका विनिमय भी नहीं किया, मार्गेज किया है, अतः जो ये संव्यवहार होगा, ट्रांजैक्शन होगा, मार्गेज का ही बना रहेगा और बी के मात्र चाहने से ये विक्रय या विनिमय या दान में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी को कहा जाता है वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। यानी कि जब ए ने बी को अपना मकान बंधक किया है तो वह संव्यवहार बंधक ही माना जाएगा, विक्रय में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और बंधक या मार्गेज का जो नेचर है कि ए पैसा दे और अपना मकान छुड़वा ले, ये अधिकार ए को बना रहेगा और बी द्वारा अगर इस अधिकार पर रोक लगाई जाती है तो कानूनन वह रोक शून्य होगी। ये नियम ऐसे ही नहीं आया,
इसका इतिहास भी हल्का सा देखना है। नोक्स एंड कंपनी वर्सेज राइस का केस पूछा जाता है। नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस के केस में सर्वप्रथम आपका इंग्लैंड के न्यायालयों ने ये निर्णय दिया कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। फिर एक बार इसको समझिए तो लोग थोड़ा उल्टा समझ लेते हैं। आपका वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का सिद्धांत आपका नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस, मैं चावल वाला राइस, नोक्स एंड कंपनी वर्सेज राइस के बाद में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। यह केस कई बार पूछा है। इसका इस सिद्धांत के अनुसार अगर समव्यवहार मार्गेज है तो मार्गेज का ये नेचर ही है कि ए बी को पैसा वापस करे और अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा ले। अगर ए के इस अधिकार पर रोक लगाई जाती है तो सभी वे रोकें क्या होंगी, वार्ड होंगी भाई। और ए बी हमेशा प्रयास करेगा कि ये पैसा न दे और ये मकान हम ले लें, तो बी की लालच काम नहीं आएगी, क्योंकि ए ने अपना मकान बी को बेचा नहीं था बल्कि क्या किया था, मार्गेज किया था। तो वह समव्यवहार सामान्यतः मार्गेज ही बना रहेगा, विक्रय इत्यादि में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। फिर इसको एक लाइन बता रहे हैं, अगर समव्यवहार बंधक का था तो वह समव्यवहार बंधक का ही रहेगा, उसे दूसरे समव्यवहार में आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। लोग दिमाग थोड़ा उल्टा नए लोग लगा देते हैं कि एक बार ए बंधक कर दिया तो हमेशा के लिए वह जमीन बंधक हो गई। ये दिमाग न लगाएगा। एक बार बंधक किया है इसका मतलब ये हुआ कि समव्यवहार मार्गेज का है और ए को हमेशा हक होगा कि वह पैसा और मूलधन और ब्याज वापस करे और अपना मकान क्या करे, वापस ले ले। इसका मतलब इसी तर्ज पर आपका और भी क्वेश्चन बनते हैं। आपका वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज, यानी कि एक बार गिरवी सदैव गिरवी, यानी कि इसका मतलब कि समव्यवहार गिरवी का है तो उसे विक्रय इत्यादि में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एविडेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि एक बार किराएदार सदैव किराएदार, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी, अर्थात एक बार टेनेंट सदैव टेनेंट। तो ये कहाँ दिया गया है, 116 में, 115 में, 117 में, तो 116 जाकर आ देखिएगा। एक बार किराएदार सदैव किराएदार का सिद्धांत एविडेंस की किस धारा में समाहित है, 116। आगे चला जाए भाई, इसको आगे बढ़ाया जाए। अब अगला नियम आइए, इसी पर अभी आगे बढ़ना है। अगर एक के पास दो मकान था, आगे बढ़िए। अगर एक के पास दो मकान था और दोनों मकानों को उसने बी के पास मार्गेज किया था और दोनों का समय पूरा हो गया छुड़वाने का, तो ए के पास विकल्प है कि पहले मकान के लिए एक मुकदमा करे, दूसरे के लिए दूसरा मुकदमा करे, तो दो मुकदमे हो जाएंगे। तो कानून की ये राय है कि आपका वादों की बाहुल्यता को रोका जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मुकदमों की भरमार न हो। इसके लिए आपका एक सेक्शन और पढ़ना है इधर, 61। पिछली बार ये क्वेश्चन यूपीजे में आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि समेकन का सिद्धांत आपका कहाँ समाहित है। तो फिर एक बार देखिए, एकत्र करने का सिद्धांत या समेकन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन
ये सेक्शन पूछा था कि टीपीए की किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 61। इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि अगर ए के पास दो मकान था, दोनों मकान को ये मार्गेज किया था किसके पास, बी के, और दोनों को छुड़वाने का समय आ गया है, बी छोड़ नहीं रहा है स्वेच्छा से, तो ए आपका सिविल न्यायालय में मुकदमा करेगा। तो दोनों मकान के लिए क्या एक साथ मुकदमा कर सकता है कि नहीं, छुड़वाने के लिए कर सकता है। यानी कि दोनों मने मकानों को एक साथ मुकदमा करके छुड़वा सकता है। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, या एकत्रीकरण का अधिकार, या समेकन का सिद्धांत। भाई गलत ना हो, किस सेक्शन में है, 61। अब आइए आपका बी पर भाई देखा जाए, थोड़ा बी पर भी आया जाए। आपका 67 समेकन इसमें, ठीक है, तो 67 ए है क्या, रुकिए भाई, कैरेक्ट निकाल लें। 67 ए, यानी कि आपका देखिए ध्यान से, दो धाराएं आपका पैरेलल चलेंगी। पहले ए का जब अधिकार आप लोग जान लिए, तो थोड़ा अधिकार किसका देखा जाए, आपका मार्गेजी का, यानी कि बंधक दार का। देखिए, यानी कि चूंकि बी ने भी 5 लाख रुपया ए को उधार दिया है, अतः ऐसी कंडीशन में बी को भी, यानी कि मार्गेजी को भी या बंधकदार को भी कानून कुछ अधिकार देता है ताकि उसका पैसा वसूल हो जाए। तो क्या क्या अधिकार हैं, तो जो मार्गेजी के अधिकार हैं वह 67 में दिया गया है, यानी कि 67 में दिया गया है। और मार्गेजी, यानी कि इस उदाहरण में बी को ये अधिकार है कि अगर ए पैसा अदा नहीं करता, तो पहला अधिकार है कि वह मकान बेचवाए और अपना पैसा वसूले। यानी कि बी को ये अधिकार है कि अब ए जब पैसा नहीं देता, तो बी इस मकान का विक्रय कराए, और विक्रय कराकर अपना 5 लाख रुपया और ब्याज क्या करे, वसूल ले। तो पहला अधिकार बंधकदार का क्या हो गया, विक्रय का। दूसरा अधिकार ये है, जो सबसे मजबूत अधिकार है, सबसे तगड़ा अधिकार है, जो सबसे प्रचंड अधिकार कहिए, फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर यानी कि पूर्वबंध का। पूर्वबंध का मतलब जप्ती का। अर्थात बी को ये अधिकार है कि वह न्यायालय में जाए और ए का जितने अधिकार ए को मकान पर प्राप्त हैं, सभी अधिकारों को जब्त करा ले। जब्त करा ले मतलब फोरक्लोजर करा ले। फोरक्लोजर करा ले मतलब कि लीगल भाषा में पूर्वबंध करा ले। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि फोरक्लोजर या पूर्वबंध का अधिकार किसका अधिकार है, बंधककर्ता का कि बंधकदार का, तो बंधकदार का। अब बंधककर्ता नहीं, किस पर चला जा रहा है, बंधक। अगला क्वेश्चन यहाँ बना
कि फोरक्लोजर का अधिकार किस सेक्शन में समाहित है, तो सेक्शन याद रखिएगा 67। भाई सेक्शन वाइज पूछा गया, कौन था सेक्शन 67। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन फिर आएगा, जैसे कि आपका फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन आएगा, लेकिन इस बार जो प्रयोग करेगा बंधककर्ता नहीं करेगा। अब कौन प्रयोग करेगा? बंधकदार। तो दोनों पर आइए भाई, मान लीजिए ए पहले 61 पर एक बार फिर देखिए। ए के पास दो मकान था, मकान नंबर 1 और मकान नंबर 2। ये किसके पास आपका कह सकते हैं कि बंधक रखा था? बी के पास। बी से पैसा दोनों पर 5-5 लाख रुपया लिया है। कितना कितना लाख? 5। समय पूरा हो गया दोनों का, तो ए को अधिकार है कि वह बी को पैसा वापस करे दोनों का, और दोनों संपत्तियों को बी से रिटर्न करा ले, निर्मुक्त करा ले, छोड़वा ले। अब अगर तो क्या इसको मोचन का अधिकार कहते हैं? तो अभी हमने बताया कि ये दो मुकदमा करे कि एक में ही काम चल जाएगा दोनों के लिए, एक में ही, यानी कि मकान नंबर 1 और मकान नंबर 2 के लिए एक ही मुकदमा कर दे। सेम उसी प्रकार अब आप बी पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नया बन सकता है, माने ये आपका हो सकता है 61 बना तो घुमावदार क्वेश्चन बने कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ है, तो हो सकता है 61 सेक्शन न देकर आपका 67 ए दे दे, तो इसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन समाहित है। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए बी के पास संपत्ति नंबर 1 भी थी, संपत्ति नंबर 2 भी थी, और दोनों संपत्तियां एक ही थी। ए ने बी को मार्गेज किया, समय बीता जो मन निर्धारित था, और ए पैसा वापस नहीं किया, तो बी को हक है कि ये दोनों संपत्तियों को बेचवा कर और टोटल अपना कितना वसूल ले? 10 लाख और प्लस ब्याज। तो बी अगर मुकदमा करता है, अलग अलग मुकदमा करता है, तो दो मुकदमा करना पड़ेगा। तो 67 ए बताती हैं कि वह दो मुकदमा न करे, दोनों संपत्तियों को बेचवाने के लिए एक ही मुकदमा करे, और एक ही मुकदमे में ये मांग करे कि हजूर ये पैसा हमारा नहीं दिया है, एक कि ये दोनों मकान बेचवाया जाए और हमें पैसा क्या किया जाए? वापस दिलवाया जाए। तो क्या भी ये कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ। आगे बढ़ा जाए, आगे और भी बातें आएंगी, लेकिन एक बात लास्ट में बता देते हैं। रिडीम अप फॉर क्लोजर डाउन, यानी कि मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को। तो मोचन ऊपर को जाता है, ये 91 में है, और जो बी का अधिकार है जब्ती का, जब्त करा ले मकान ए के अधिकार, यानी कि पूर्वबंध नीचे को, ये किस सेक्शन में है? 94। एक उदाहरण द्वारा इसको भी लास्ट में बताया जाए, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए 3 मॉडल 2 मॉडल बनते हैं। पहला मॉडल आपका बन जाता है कि रिडीम अप, यानी कि मोचन ऊपर को का सिद्धांत किस धारा में है? तो 91 मारिए। फॉर क्लोजर डाउन, यानी कि जब्ती या पूर्वबंध नीचे को जाता है, अगर ये पूछे तो आप 94 मारिए। लेकिन कई बार आपका एक ही में पूछा गया है, और वह क्वेश्चन ये है कि रिडीम अप फॉर क्लोजर डाउन का सिद्धांत किन धाराओं में समाहित है? दो दो धाराओं का ग्रुप देगा, जैसे कि 91 92, 92 93, 91 93, 91 94। तो कौन सा मारेंगे? हाँ, 91 94।
तो अब आपका देखिए दोनों को, यानी कि एक आप दोनों पर एक एक उदाहरण देना है। देखिए भाई आपका, मान लीजिए ए के पास ये मकान है, ध्यान से समझिएगा आप। इस मकान को ये बी के पास बंधक रखा 1 जनवरी को, फिर सी के पास बंधक रखा आपका 5 जनवरी को, और डी के पास बंधक रखा है 10 जनवरी को। तो कानून ये कहता है कि पहले आओ पहले पाओ, जो समय की दृष्टि से पहला होगा, पहला हक उसका होगा। तो अब इसका मतलब पहले आपका फोरक्लोजर करा जा भाई, सही रहेगा। फोरक्लोजर मतलब कि जब्त करा देना। तो फोरक्लोजर कहाँ जाता है, नीचे को, डाउन जाएगा। यानी कि अब आइए, तो चूंकि पहला अधिकार बी का है, तो बी कोर्ट से मांग कर सकता है कि हजूर सी और डी के अधिकारों को जब्त कर लिया जाए। क्लो जब्त कर लिया जाए। क्यों जब्त कर लिया जाए? क्योंकि ये पश्चातवर्ती बंधकदार हैं, मैं पहला बंधकदार हूँ, पहला अधिकार मेरा है। अतः ऐसी दशा में ये मकान बेचवाया जाए और मुझे पैसा क्या किया जाए, दिया जाए। तो अब बी क्या अपने ऊपर वाले के अधिकारों को जब्त करा रहा है कि नीचे वालों को? तो बताइए बी किसके किसके अधिकार जब्त करा देगा, सी तथा डी। सी किसके अधिकार जब्त करा देगा, डी। हजूर दूसरे नंबर पर मैं हूँ, डी के अधिकार को मान्यता न दी जाए, बी के बाद किसका नंबर आता है, मेरा। तो बी और सी के अधिकार पर क्या लगवा सकता है कानूनन रोक। तो ये जब्ती का अधिकार है, फोरक्लोजर। तो बताइए फोरक्लोजर नीचे को आ रहा है कि ऊपर को? नीचे को। आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब रिडीम अप देखिए, रिडीम अप मतलब कि मोचन ऊपर को, यानी कि इसका मतलब इसी उदाहरण में देखा जाए, डी सी का पैसा दे दे और सी को कहे कि तुम बीच से क्या करो, हटो, तुम्हें मैं मोचन करा रहा हूँ, यानी कि तुम्हें मैं छुड़वा रहा हूँ, तुम अपना पैसा लो जो तुम ए को दिए थे, और हमें मैंने तुम पैसा ले लो और यहाँ से हट जाओ। तो बताइए, जब बी का पैसा डी दे दिया, और मैंने नहीं, जब सी का पैसा डी दे दिया, तो ऐसी दशा में अब सी के स्थान पर कौन बैठ जाएगा, सी के अधिकार कौन पालेगा, डी। इसी को अब फिर एक बार कंसेप्ट बना लेना है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। यानी कि जब एक व्यक्ति के अधिकारों पर दूसरा व्यक्ति काबिज हो जाता है, तो आप लोग खुद बताइए, अब सी के जो भी अधिकार ए के खिलाफ थे, वह अधिकार अब किस में समाहित हो जाएंगे, डी में। यानी कि सी के स्थान पर कौन आ जाएगा, डी। तो सी को उन्मोचित करवा दिया गया, मोचित करवा दिया गया, सी अब बाहर हो गया। अब कौन आ गया यहाँ, डी। यानी कि डी अब दो लोगों के अधिकार पाएगा, सी का भी अधिकार और अपना भी अधिकार। तो ये मोचन कराया जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, ये ऊपर। अब डी को और भी अधिकार है कि यह बी को पैसा दे दे और कहे कि तुम भी बाहर जाओ, यानी कि तुम भी बाहर जाओ। तो अब जो डी होगा वह बी का भी अधिकार रखेगा, सी का भी और अपना भी। तो ये जो मोचन हो रहा है, ये नीचे वाले किसको कराते हैं, ऊपर वालों को, कि तुम बीच से क्या करो, रास्ते से हट जाओ, मैं अकेले ही संभालूंगा। तो भाई पैसा से मतलब है, पैसा दो, तुम जाओ, ऐसे क्या करो, लड़ो। ये आगे बताया जाएगा, लेकिन सेक्शन भाई जरूर याद रहे। 3 क्वेश्चन यहाँ बताए गए। रिडीम अप 91, फोरक्लोजर डाउन 94,
और डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन पूछा जाता है 92। बीच में एक जो था सी की जगह कौन बैठ गया, डी, उसी को सबरोगेशन कहा जाएगा। और याद रखिएगा कम से कम शुरुआती दौर में जो सेक्शन है आपका 92। एक बार देख लिया जाए भाई सही है ना। हाँ 44 में भी है, उसको एक जगह लिखना तो लिख लीजिए। आपका पूछ सकता है आपका दोनों कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहाँ कहाँ टीपीए में है। तो अब दो सेक्शन याद रखिएगा, एक 44 में है और दूसरा 92 में है। इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन। इस प्रकार आपका बंधक के बारे में एक जो कंसेप्ट हल्का सा था वह बताया गया। अभी आपका बेयर शुरू नहीं हुआ। अब आपका एक गिरवी का उदाहरण देख लिया जाए, तब आपका बेरेक शुरू किया जाए। गिरवी भी समझिए भाई, आपका गिरवी या प्लीज जो होती है वह आपका चल संपत्ति होती है। यानी कि जो गिरवी का संव्यवहार होगा वह अचल संपत्ति से संबंधित न होकर चल संपत्ति से संबंधित होगा। तो कोई अब चल संपत्ति लेनी है, हाँ, गिरवी आपका जो गिरवी का संव्यवहार होगा वह टीपीएस से शासित न होकर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शासित होगा। और गिरवी के बारे में, प्लीज के बारे में व्यापक प्रावधान या प्लीज की जो परिभाषा दी गई है वह संविदा अधिनियम की धारा 172 में दी गई है। और व्यापक प्रावधान 172 से आगे बढ़ेंगे तो 181 तक। यानी कि टोटल हम बता रहे हैं कि गिरवी के बारे में जो प्रावधान व्यापक रूप से दिया गया है वह आपका 172 सेक्शन से लेकर आपका 181 तक में दिया गया है संविदा अधिनियम में। गिरवी किसकी होगी? केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की। वहीं संव्यवहार अगर चल अचल के बारे में है तो मार्गेज, और चल के बारे में वही संव्यवहार है तो गिरवी कहलाएगा। संव्यवहार में अंतर नहीं आएगा। किसमें अंतर आएगा? केवल प्रॉपर्टी में। तो एक प्रॉपर्टी देखा जाए, मान लीजिए ए के पास एक अंगूठी है यह बी से जाता है पैसा मांगने, बी पैसा नहीं देता, कहता है कि कुछ आपका गारंटी दो, कुछ गारंटी के तौर पे हमारे यहाँ रखो तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ए अपनी अंगूठी बी के पास गारंटी या प्रत्याभूत के रूप में रखता है और बी से 5 लाख रुपया उधार लेता है। तो ए को गिरवी तो ऐसी दशा में यह जो ट्रांजैक्शन होगा ये शुद्ध रूप से गिरवी कहलाएगा, क्योंकि जो संपत्ति जिस संपत्ति में हित का ट्रांसफर किया गया है वह अचल न होकर कौन है? चल। तो अभी को क्या अधिकार है? ये पैसा नहीं देता तो अंगूठी बेचकर पैसा ले ले। अभी जब तक तब तक अंगूठी अपने पास रखेगा जब तक कि ये उसका पैसा अदा न कर दे। भले कर भाग जाएगा तब क्या होगा? तो यानी कि इसका भी मुख्य उद्देश्य है कि धन डूबे न। तो ये संव्यवहार भाई गिरवी कहलाता है। हाँ, हाँ ब्याज भी हो सकता है, इसमें ब्याज, बंधक में ब्याज हो सकता है, इसमें भी। आगे बढ़ा जाए अब आपका, चूंकि मार्गेज आप, हाँ भार भी भाई समझा दिया जाए ना। देखिए एक लाइन भार, तभी तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आजकल अंतर पूछा जा रहा है। देखिए आपका जो सेक्शन 100 है उसमें चार्ज को बताया गया है, भार को। भार का मतलब ये हुआ
कि गारंटी के तौर पर तो संपत्ति नहीं रखी गई, लेकिन किसी प्रकार से वह संपत्ति पर दायित्व आ जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है। यानी कि अगर संव्यवहार बंधक नहीं था, लेकिन फिर भी किसी अन्य प्रकार से उस संपत्ति पर कुछ दायित्व आ गया है, कुछ लाइबिलिटी आ गई है, तो इसी को हम भार कहेंगे। अब दो तीन उदाहरण समझिए भार का। एक मकान था, उस पर बिजली का 2 लाख बिल बकाया है, तो ये मकान बंधक बिजली विभाग के यहाँ नहीं रखा गया है। लेकिन अगर मकान मालिक बिजली का बिल अदा नहीं करते, तो वह 2 लाख रुपया किस पर दायित्व रखेगा? मकान पर। ये बंधक नहीं है, बल्कि क्या है? भार। तो भाई गारंटी के तौर पर नहीं रखा गया, लेकिन 2 लाख रुपया किस पर जिम्मेदारी हो गई? मकान पर। तो इसी को हम चार्ज कहेंगे। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि हाउस टैक्स बकाया हो, आपका वाटर टैक्स बकाया हो, आपका जो भी बकाया हो, अगर किसी तरह उस मकान पर वह चला जाता है, उस मकान पर माने जिम्मेदारी हो जाती है, तो इस व्यवहार को हम कहेंगे क्या? अब बंधक नहीं, क्या कहेंगे? भार। क्योंकि बंधक में तो गारंटी रखी जाती है गारंटी के तौर पे, लेकिन भार में गारंटी हो जाती है, रखी नहीं जाती। तो आइए अब आपका सेक्शन निकालिए भाई, 58 निकालिए। 58 से आपका एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है आपका। पहले तो ये बनता है कि 58 में किन किन शब्दों की परिभाषा दी गई है और किसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो 58 में आपका देखिए कौन कौन आपकी परिभाषा दी गई है। तो 5 परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए 5: बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख। पहले पांचों परिभाषाओं को समझिए एक एक लाइन। तो अब भाई डिटेल में नहीं चलेगा, हाँ शॉर्टकट में एक बार बता दिया गया है। अब आइए देखा जाए इसमें 5 लाख प्लस ब्याज। ध्यान से देखिए, ए ने अपने मकान में के हित का बी को ट्रांसफर किया, तो जो व्यक्ति हित का ट्रांसफर करता है उसे मार्गेजर या बंधक करता कहते हैं। तो पहली परिभाषा निपट गई किसकी? बंधक करता। जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया है उसे मार्गेजी कहेंगे, बंधकदार कहेंगे। तो दूसरी परिभाषा भी क्या हो गई? निपट गई। ये मूलधन और जो ये ब्याज हैं ये बंधक धन कहलाएगा। तो तीसरी परिभाषा भी निपट गई। जिस विलेख पर ये चीजें क्या होंगी? लिखी जाएंगी, वह विलेख क्या कहलाएगा? बंधक विलेख। और पूरे संव्यवहार को एक हम नाम देंगे और वह संव्यवहार क्या होगा? बंधक। तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि किसकी परिभाषा दी गई है और कितने शब्दों की दी गई है। तो कितने शब्द परिभाषित हैं? 5। और कौन किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? तो बंधक संपत्ति की। अब आपका ये अगला क्वेश्चन भी बनता है प्री में कि बंधक कहाँ परिभाषित है। तो बंधक कहाँ परिभाषित है? तो सेक्शन 58 में, 58 के क्लाज ए में, क्लाज बी में, क्लाज सी में। तो भाई आपको जितने क्लाज हैं सभी क्लाज क्रम से रट्टा मारना है। हम बताएंगे अभी, लेकिन आपका इसी में समय लगता है, थोड़ा 3 धाराओं में समय लगता है भाई। आपका 58 में, फिर आपका 60 में, 67 में। ये थोड़ा बड़ी बड़ी धाराएं हैं। तो आइए 58 ए देखा जाए। देखिए भाई निकालिए, बंधक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो मार्गेज की परिभाषा धारा 58 ए में दी गई है। मार्गेज
देखिए क्या होता है मार्गेज, एक बार डायरेक्ट देखिए। बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है। यानी कि तीन शब्द निकले, भले आप ना पकड़ पा रहे हो। यानी कि बंधक में आपका बंधक क्या है, तो बंधक केवल विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का ही होगा। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में का के हित का क्या किया जाता है, अंतरण किया जाता है। तो आप तीन शब्द यहाँ आए। एक बंधक किसका किया जाएगा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। उस प्रॉपर्टी में के उस प्रॉपर्टी में का क्या ट्रांसफर किया जाएगा, हित, और अंतरण किया जाएगा। तो तीनों शब्दों को पहले समझिए। बिन इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट ये पकड़ना है कि विनिर्दिष्ट या स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ। क्योंकि अचल संपत्ति के आगे एक शब्द जोड़ दिया गया, कौन सा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वह अचल संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से पहचाना जा सके। उसकी नाप क्लियर हो, नंबर क्लियर हो, अगल बगल कौन प्रॉपर्टी हो क्लियर हो। तो जब सब कुछ क्लियर हो तो हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तुरंत इसको आप इशारे में जोड़ेंगे कि अगर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि विनिर्दिष्ट अचल, बिहार ही ऐसा क्वेश्चन बनाता है ज़्यादा। अगर विशिष्ट अचल संपत्ति है तो उसके कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए इस सेक्शन के तहत प्रावधान है सारे के 5, और यही चल में आ जाएगा तो 7। जैसे ही भी निर्दिष्ट जहां भी लगे सतर्क रहना है, पहचान योग्य। भाई ये कहा जाए विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं, स्पेसिफिक, यानी कि इसकी पहचान निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित। तो जहाँ भी विनिर्दिष्ट आए, नाम पता इत्यादि क्या है, ज्ञात है। तो यहाँ किस क्या ज्ञात है, संपत्ति कितनी एरिया की है, संपत्ति का नंबर क्या है, संपत्ति यानी कि कुल मिलाकर अचल संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी पहचान क्या हो, सर्टेन हो, निश्चित हो। अब ऐसे अचल संपत्ति में के का अंतरण किया जाता है, और अंतरण द्वारा किसका ट्रांसफर होता है, हित का। तो पहले अंतरण देखिए। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा टीपीए के सेक्शन 5 में दी गई है। तो यानी कि अंतरण किसके बीच होगा, इंटरवाइवर्स, यानी कि जीवित व्यक्तियों के बीच। यानी कि बंधक का संव्यवहार किसके बीच होगा, जीवित व्यक्तियों के बीच कि मृतकों के बीच, जीवित। क्यों जीवित के बीच होगा, क्योंकि टीपीए का सेक्शन 5 कहता है कि जो भी ट्रांसफर होगा इंटरवाइवर्स होगा, यानी कि दोनों पक्षकार क्या होने चाहिए, जीवित, अंतरण करता भी और अंतरित भी। अब आइए अगला देखा जाए, हित का अंतरण। तो अभी हमने पूरी कहानी हित पर बताई। हित का मतलब कि स्वामित्व नहीं, स्वामित्व से संबंध, स्वामित्व में जो अधिकार निहित हैं उनमें से कुछ अधिकारों का ही ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि सभी अधिकार नहीं दे दिया गया, आपका ओनर नहीं, ओनरशिप ने नहीं दे दिया बी को, बल्कि अब क्यों ऐसा हित ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए नीचे लिस्ट बनी है। देखिए आपका, अब ऐसा हित ट्रांसफर किया जा रहा है तो आखिर किस कारण से किया जाएगा, क्या उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य बेर एक बताता है, और एक एक उद्देश्यों को देखिए। पहला उद्देश्य आपका यह है कि हित का अंतरण जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के समुदाय को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि जो उधार धन दिया गया है या भविष्य में उधार दिया जाएगा, उसके संदाय को यानी कि वह पैसा क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। इसके लिए आपका उसको क्या करना, सिक्योर करना, प्रतिभूत करना। फिर एक बार देखिए, एक उदाहरण भाई बना लिया जाए आपका, क्योंकि देखिए इस उदाहरण में ए के पास ये मकान है जिसकी पहचान निश्चित है। ए अपने इस मकान में के हित का क्या करता है, बी को ट्रांसफर। अब ए करता है हित का ट्रांसफर, तो क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य ये है कि जो बी ने ये 5 लाख रुपया ए को उधार दिया था या भविष्य में उधार देगा, यानी कि अभी दिया नहीं बल्कि भविष्य में क्या करेगा, देगा, उसके संदाय को, संदाय का मतलब कि ए यह पैसा बी को वापस कर दे, इसके संदाय को प्रत्याभूत किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मार्गेज हित का ट्रांसफर इसलिए ए द्वारा किया गया बी के पक्ष में कि बी का पैसा डूबे न, बी गारंटी रहे कि बी का पैसा क्या होगा, मिल जाएगा। अगर ए बी का पैसा नहीं देता तो मैं बताया बी को क्या हक होगा कि मकान बेचवा कर वसूल ले या जब्ती करा कर वसूल ले, बताया जाएगा आगे। अब आइए, तो पहला क्या हो गया कि उधार को क्या करने के लिए गारंटी कि हमारा उधार पैसा मिल जाए कि न मिले, मिल जाए। अगला सब देखिए भाई आपका, या वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के लिए, यानी कि इसका मतलब ए ने बी को डेट दिया, बी ने ए को ऋण दिया है 5 लाख रुपया और बी का ये ऋण न डूबे, या बी भविष्य में ए को 5 लाख रुपया देगा और जो भविष्य में देगा वह ऋण डूबे न बल्कि ऋण की रकम वापस मिल जाए। इसके लिए ए ने अपने मकान में के हित का ट्रांसफर किसको किया है, बी को। किसके लिए, गारंटी के तौर पर, ताकि बी का पैसा डूबे न, जो ऋण दिया गया। अगला देखिए आपका, अगला आपका जो शब्द है इसमें, या ऐसे वचनबद्ध, यानी कि आपका प्रामिजर ऐसे वचन बंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वचनबद्ध, देखिए अब ये मान लीजिए कि आपका ए ने बी को कोई आपका कोई किसी दस्तावेज पर कुछ लिख कर दिया है जिस दस्तावेज से धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। तो आपका मार्गेज इसलिए भी किया जा सकता है कि अगर धन संबंधी दायित्व पैदा होता है तो वह पैसा डूबे न। एक उदाहरण देखिए आपका इस पर सटीक भाई, वचन बद्ध, नहीं तमाम उदाहरण है दिमाग में आज आ ही नहीं रहे। नहीं, इस पर सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन रेस्ट ले लीजिए, 15 मिनट तक बताते हैं भाई, जब ना आ रहा तो सब